नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा आसान हो सके और भी ज़्यादा लाभदायक आपके लिए वो बन सके। तो आइए आपको जल्दी से बता दें कि अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम में हम किन विषयों पर जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम का विषय जो है वो ये रहने वाले हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और इसके साथ ही जो है हमारा अगला विषय है आपके लिए नारियल सुपारी आधारित मिश्रित खेती। इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो हमारा टोल फ्री नंबर आप एक बार अपने पास लिख लें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060, 1800-11-3061, और इसके साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो आप लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800-520-717। आपके लिए एक बार फिर से दोहरा दें, 8800-520-717। ईमेल आईडी के जरिए भी आप हम तक अपने प्रश्न जो है वो भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो हमने आपको 3 विकल्प दिए हैं, तीनों में से कोई भी एक आप चुन सकते हैं और हम तक अपने प्रश्न भिजवा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है वो आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खजांची लाल जी, जिनसे हम ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में। डॉक्टर खजांची लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। थैंक यू वेरी मच ज्योत्सना जी। और इसी के साथ ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर के बालचंद्र हेबर जी। डॉक्टर बालचंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस लाइव कार्यक्रम में, और आपसे हम जानकारी हासिल करेंगे कि नारियल और सुपारी पर आधारित जो मिश्रित खेती है वो हमारे किसान किस तरह से कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस लाइव कार्यक्रम में। तो आइए फिर अपने आज के इस कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पर रुख करते हैं डॉक्टर खजांची लाल जी का, और इनसे जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में विस्तार से। तो डॉक्टर खजांची लाल जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, और हमारे देश की अगर हम बात करें तो इसकी स्थिति अभी हमारे देश में किस प्रकार की है। जैसे किसान भाइयों, आज का विषय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हम जानते हैं कि भारतवर्ष में करीब 45% जो नेट सोन एरिया है वो अभी असिंचित है, या जहाँ पे सिंचाई नहीं है, और असिंचित क्षेत्रों में कृषि करना काफ़ी जोखिम भरा काम है, और कई बार तो ये किसान भाइयों के लिए घाटे का सौदा हो जाता है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2015 को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से स्वीकृति करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की थी जी। इसमें हमारा मुख्य क्या है, मुख्य जो मकसद है वो है कि मानसून पे से निर्भरता कम करके और सिंचाई योग्य ज़मीन को आगे बढ़ा के, और कितना कैसे न कैसे हम बहुत अच्छी तरह से पानी का इस्तेमाल करें जिससे अधिक से अधिक हर खेत को पानी मिले और पानी की दक्षता बहुत ज़्यादा हो। ये है मुख्य मकसद। इसमें हम एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं, जो कि वाटर सप्लाई चेन का। इसमें हम स्रोत की बात करते हैं, वितरण की बात करते हैं, और फार्म के ऊपर उपयोग की बात करते हैं। जी बिल्कुल, और इसके बारे में आपसे और भी ज़्यादा विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। थोड़ा बहुत हमने उसके उद्देश्य के बारे में भी जान लिया, लेकिन किस तरीके से इसे अपनाया जा सकता है हमारे देश में, इसकी सब्सिडी को लेकर क्या स्थिति है, और कैसे किसान जो है वो अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अगर अपना इस्तेमाल करते हैं इस योजना को, तो कैसे जो है वो पानी की बचत भी की जा सकती है, और कैसे किस तरह से पैसा भी जो है वो बचाया जा सकता है। तो ये तमाम जानकारियां डॉक्टर खजांची लाल आपसे हम ज़रूर हासिल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। सरकार का मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की थी। योजना की शुरुआत 2015-16 के दौरान की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय वाली योजना है।
केंद्र सरकार इस योजना के कुल संभावित खर्च का 75% हिस्सा वहन करती है। बाकी बोझ राज्य सरकारें उठाती हैं। वो कृषि क्षेत्र जो ऊंचाई वाली जगहों पर हैं, उसके लिए केंद्र सरकार 90% खर्च और राज्य सरकारें 10% खर्च उठाती हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई घटक हैं। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP। दूसरा घटक है हर खेत को पानी। तीसरा घटक प्रति बूंद अधिक फसल सिंचाई योजना है और चौथा घटक है पनधारा विकास। इसमें पानी के परंपरागत तालाबों का नवीकरण किया जाता है। उद्देश्यों की बात करें तो इस योजना के कई उद्देश्य हैं, जैसे जलाशयों का व्यापक सुधार और जीर्णोद्धार, जिससे टैंक भंडारण क्षमता में वृद्धि हो सके, भूजल पुनर्भरण, पीने के पानी की उपलब्धता में वृद्धि करना, कृषि बागवानी उत्पादकता में सुधार और टैंक कमानों के जल ग्रहण क्षेत्रों में सुधार करना। इनके अलावा बेहतर जल उपयोग दक्षता के माध्यम से पर्यावरणीय लाभ, प्रत्येक जल निकाय के स्थायी प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी व स्वावलंबी प्रणाली और सतह व भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देना भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उद्देश्यों में शामिल है। तो अभी हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित देखी हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अब आइए यहाँ पे हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर बालचंद्र जी का। डॉक्टर बालचंद्र जी, आप सब हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि आज आपके साथ जो हमारा विषय है वो यही है कि नारियल और सुपारी पर आधारित जो मिश्रित खेती है, लेकिन सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में नारियल और सुपारी की खेती कौन कौन से हिस्सों में की जाती है और इसकी स्थिति हमारे देश में इसकी खेती की किस प्रकार की है, हमारे किसान इससे कितना लाभ ले पा रहे हैं? या मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान का निर्देशक हूँ। ये संस्थान कासरगोड केरल में है और इसका 2 रीजनल स्टेशंस है, एक कायंगुलम में और एक विट्ठल कर्नाटक में, और 3 रिसर्च सेंटर्स है, एक वेस्ट बंगाल मोहित नगर में और एक काईकुची असम में, और एक हमारा इंटरनेशनल जीन बैंक है। ये इनफैक्ट सारे दुनिया में बहुत प्रसिद्ध इंटरनेशनल जीन बैंक है। ये किडू अगेन कर्नाटका में है। और अभी नारियल हमारा देश में 22 लाख हेक्टेयर में हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं। ये तीसरे स्थान में है। लेकिन बहुत अच्छी बात ये है कि हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए प्रोडक्शन दुनिया भर में इंडिया में बहुत हाई है। और ये नारियल मोस्टली हम लोग ये वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में ग्रो करते हैं। गुजरात से लेके महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और ईस्ट कोस्ट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में कल्टीवेशन होता है। वैसे सुपारी आप देख लिए तो ऑलमोस्ट सेम जगह है। कोस्टल बेल्ट में हम लोग नारियल को ग्रो करते हैं, थोड़ा इंटीरियर हिल्स में दिस सुपारी का कल्टीवेशन होता है। ये मैक्सिमम 70% कल्टीवेशन कर्नाटका में है और नेक्स्ट है थोड़ा बहुत केरल और नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन अभी ये दूसरा जगह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि नारियल के लिए सुपारी के लिए अभी प्राइस बहुत हाई है, इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बढ़ रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत एरिया अभी सुपारी के कल्टीवेशन हो रहा है। जी बिल्कुल। तो जानकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश के जो दक्षिण भारत का जो हिस्सा है या वेस्ट कोस्ट का जो हिस्सा है, वहाँ पर अच्छी तरह से जो है वो नारियल और सुपारी की खेती की जा रही है। इससे संबंधित और भी आपसे ज़्यादा ज़रूर आगे जानकारियाँ हासिल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह,
इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नारियल और सुपारी पर आधारित मिश्रित खेती पर एक विशेष रिपोर्ट। नारियल छोटे किसानों की फसल है और नारियल बागों का औसतन आकार 0.22 हेक्टेयर होता है। भारत के 50 लाख नारियल बागों में 90% 1 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। छोटे और सीमांत नारियल किसान अपनी आर्थिक स्थिति में स्थिरता व सुधार लाने के लिए मिश्रित खेती कर सकते हैं। बता दें कि नारियल पेड़ों के जीवन काल को 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। 8 साल तक की आयु फलन पूर्व स्थिति, 8 से 25 साल तक युवावस्था और 25 साल से ऊपर वयस्क अवस्था मानी जाती है। यह अनुमान लगाया गया है कि दिन में अधिक धूप मिलने पर 25 साल के वयस्क नारियल पेड़ों के शिखर वितानों से गुजरकर तकरीबन 56% धूप जमीन पर पड़ती है। ऐसी विशेषताओं के कारण नारियल बागों में नारियल पेड़ों की बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था में और फिर 25 साल के बाद विभिन्न किस्मों की मिश्रित फसलों की खेती की जा सकती है। काली मिर्च, कोको, जायफल और लौंग नारियल पेड़ों की आंशिक छाया तले लगाने लायक काफी लाभकारी दीर्घकालीन फसलें हैं। अंतर्राष्ट्रीय और देसी बाजारों में इन फसलों की बढ़ती मांग को देखते हुए नारियल के बागों में इन फसलों की बड़े पैमाने पर खेती की गुंजाइश होती है। वहीं अगर सुपारी की बात करें तो रोपण के बाद शुरुआती 5 वर्षों के दौरान केले की फसल मिश्रित फसल प्रणाली के साथ ली जा सकती है, क्योंकि ये सुपारी के पौधों को अच्छी छाया भी देता है। इसके अलावा सब्जियों, फूलों के पौधे, औषधीय पौधों और फलियों वाली फसल को मिश्रित फसल प्रणाली की शुरुआती 5 वर्षों के दौरान उपयोग किया जा सकता है। जलवायु की परिस्थितियों के आधार पर केला, नींबू, संतरा, कोको, इलायची, कॉफी जैसी फसलों को सुपारी के पौधों के बीच लगाकर उगाया जा सकता है। बाग की सीमाओं पर लकड़ी के पेड़, सदाबहार फलों के पेड़, मसालों के पेड़ और नारियल के पेड़ उगाए जा सकते हैं। तो अभी आपने नारियल सुपारी आधारित मिश्रित खेती पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपके लिए एक बार फिर से हम बता देते हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या फिर नारियल और सुपारी की मिश्रित खेती आप किस तरीके से कर सकते हैं, इन दोनों विषयों के बारे में कुछ भी जानना, पूछना, समझना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 180011306061। ये हमारे टोल फ्री नंबर हैं। 8800520717। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। hellokisan2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। इन तीनों में से कोई भी एक माध्यम को आप चुन सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खजांची लाल जी और हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से मौजूद हैं डॉक्टर बालचंद्रन जी। तो यहाँ पर हमारे पास व्हाट्सएप के ज़रिए राहुल सिंह गुर्जर जी ने माधोपुर से हमें अपना जो है वो व्हाट्सएप मैसेज भेजा है। ताल जिला रतलाम मध्य प्रदेश। तो ये जानना चाहते हैं, आप दोनों ही विशेषज्ञों के लिए इनके प्रश्न हैं। सबसे पहले डॉक्टर खजांची लाल जी ये जानना चाहते हैं छोटे किसान प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का लाभ किस तरह से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, क्या बताएंगे? जो छोटे किसान हैं उनके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 55% तक सब्सिडी का प्रावधान है और ये सब्सिडी 60 और 40% के रेशियो में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में बटी हुई है। और यदि ये लघु और सीमांत किसान जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन्स के हैं उनमें सब्सिडी का प्रावधान और भी ज़्यादा है और जो कि 25% तक ज़्यादा बढ़ा सकते हो। इसलिए जो कि ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु और सीमांत किसान 55% तक सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
जी बिल्कुल। और दूसरा प्रश्न डॉक्टर बालचंद्र जी आपके लिए है, हमारे जो दर्शक हैं उनका वो ये जानना चाहते हैं क्या मध्य प्रदेश में नारियल सुपारी की मिश्रित खेती संभव है? क्या वहाँ पर मध्य प्रदेश में नारियल और सुपारी की खेती की जा सकती है? किस तरह की जलवायु चाहिए इनकी खेती के लिए? नहीं, एक्चुअली मध्य प्रदेश में नारियल और सुपारी का खेती नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए वहाँ की हवामान है, तापमान है, वो सूटेबल नहीं है। ये बहुत नारियल और सुपारी के लिए लगभग टेम्परेचर तापमान 27 से 30 या 33 डिग्री के बीच में होना चाहिए। मध्य प्रदेश में क्या होता है, क्योंकि मैंने उधर देखा है कुछ नारियल का पेड़ है, लेकिन प्रॉब्लम समर में टेम्परेचर 40 के ऊपर चले जाते हैं और विंटर में 15 के नीचे आ जाते हैं। उस टाइम में वो फ्लावरिंग नहीं होता है, इसलिए दोनों नारियल और सुपारी का कल्टीवेट करना वहाँ संभव नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, दलपत सिंह गुर्जर जी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। दलपत सिंह जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सवाल तो मैं अभी जो आपके टीवी पर कार्यक्रम जो चल रहा है इसमें एक तो नारियल और सुपारी जी और एक प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, ठीक है। तो जैसे हम नारियल लगाना चाहते हैं। जी जी हेलो जी जी नारियल लगाना चाहते हैं तो क्या सरकार हमको क्या राहत देती है जी, और कितनी जमीन वाले को दिया जाता है, बड़े किसान को, छोटे किसान को? ठीक है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में भी कोई सवाल है आपका? हाँ, सवाल है ना। जैसे मध्य प्रदेश में मान लो रतलाम जिले में कब तक जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है ये कब तक लागू हो जाएगी? जी बिल्कुल। तो डॉक्टर खजांची लाल जी, कब तक लागू हो जाएगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना रतलाम? ये तो अभी भी पूरे देश में लागू है। यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप जिला कृषि अधिकारी से मिल सकते हैं और उनसे इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज के बारे में है, ये अभी लागू है पूरे देश में। और नारियल जी बिल्कुल। और डॉक्टर बालचंद्र जी ये जानना चाहते हैं, मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, रतलाम से, तो इनका सवाल यही है कि क्या वहाँ पे नारियल और सुपारी की खेती संभव है? नहीं, जो भी वैरायटी हमारे पास अभी है अभी वो नारियल और सुपारी कल्टीवेशन मध्य प्रदेश में संभव नहीं है। इसलिए अदरवाइज नारियल कल्टीवेशन के लिए आपको कल्टीवेशन करना है तो फिर हमारा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, वो लोग सब्सिडी देते हैं। कोई भी उसके लिए कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सुपारी के लिए वो सुविधा नहीं है। लेकिन अभी जो भी वैरायटी हमारे पास है वो प्रस्तुति में वो उधर सूटेबल नहीं है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आइए हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में बढ़ते हैं आगे। व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे प्रश्न जो है वो लगातार हमारे पास आ रहे हैं, उन्हें भी हम कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ी सी बातचीत। तो डॉक्टर खजांची लाल जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कई बार जैसे हम गाँव में भी क्योंकि जाते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और कई बार बहुत से ग्रामीण हमसे ये बात कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का लाभ जो है वो हम नहीं ले पा रहे। तो इसके लिए किस तरीके के दस्तावेज चाहिए होते हैं? क्या किसी तरीके से अप्लाई करना पड़ता है अगर ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ अगर हमारे किसान लेना चाहते हैं, तो क्या बताएंगे? जैसे आपने पूछा कि आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, ये इसका लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्कीम, ये जो योजना है पूरे साल के लिए खुली है। तो यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप PMKSY पोर्टल पे जाके भी कर सकते हो, और यदि ऑफलाइन है तो जिला कृषि अधिकारी आपके क्षेत्र का, उससे मिलके आप आगे उसमें अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ तक दस्तावेज की ज़रूरत है, इसके लिए आपका आधार होना चाहिए। आधार कार्ड यदि नहीं है तो उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हो। और अप्लाई करने के बाद जब जो भी प्रोसीजर है उसके बाद कोई आपका फ़ोटो ID हो, ज़मीन के दस्तावेज हो, जैसे आपकी खतौनी कहते हैं, और पूरे उस एरिया का विवरण हो, उसके बाद आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सब्सिडी या जो प्रावधान है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो।
और अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमारे किसान जो है वो इसका लाभ किस तरीके से ले सकते हैं? क्या किसी तरीके की पाइप अगर वो लगाना चाहें अपने खेतों में, फव्वारा सिंचाई के लिए फव्वारे लगाने चाहें, तो क्या किस तरीके की जो है व्यवस्था की जाती है हमारे किसानों के लिए इसके अंतर्गत? जैसे जो एक इसका मुख्य घटक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, वो है प्रति बूंद अधिक फसल, जिसको हम सूक्ष्म सिंचाई भी कहते हैं। इस सूक्ष्म सिंचाई के अंदर हमारा टपक सिंचाई, जिसे या बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं, या फव्वारा सिंचाई, इनको दोनों सिस्टम के लिए आपको पंप की ज़रूरत पड़ती है। आपके पाइप मेन लाइन, जो सब लाइन, लेटरल्स, ड्रिपर्स या नोजल्स, इन सब के लिए ही पूरे जो हमारा जो गाइडलाइन है जो इसकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, उसमें हर घटक का, हर जो कंपोनेंट का, उसका एक रेट अंकित है। उसके हिसाब से आपको जो भी अप्लाई करोगे, जितनी आप कॉस्ट, जो उसके बाद जिस प्राइवेट कंपनी, बहुत सारी कंपनी जो आपको सप्लाई करेंगी इसको, उससे एक एस्टिमेट लेके आप पूरा उसका विवरण पता हो जाएगा कि आपके फव्वारा सिंचाई या टपक सिंचाई आपके खेत में लगाने के लिए कितना खर्च आएगा। उस खर्च को लेके आप जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनसे आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बेसिस पे जब आपकी खेत के अंदर टपक सिंचाई या फव्वारा सिंचाई लग जाएगी, उसके बाद आपके खाते में पूरा सब्सिडी का पैसा आ जाएगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आइए अब यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर बालचंद्र जी का भी। तो डॉक्टर बालचंद्र जी, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि बहुत से हमारे किसान हैं जो कि करना चाहते हैं नारियल और सुपारी की खेती, तो क्या किस तरीके के हमारे देश के क्षेत्र हैं? क्या पूर्वोत्तर भारत में या पूर्वी भारत में और पश्चिम भारत में अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ जो है नारियल और सुपारी की खेती की जा सकती है? कुछ अच्छी किस्में क्या आप इसकी बता सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? नारियल और सुपारी का, जैसे मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, उसके लिए एक हवामान बहुत इम्पॉर्टेंट है। 25 डिग्री से 33 डिग्री वो टेम्परेचर में बहुत अच्छा आता है। ये ऐसा वाला हवामान हमारा साउथ इंडिया, थोड़ा बहुत गुजरात तक और वेस्टर्न साइड्स में, और ईस्ट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, और नॉर्थ ईस्ट में ये सभी जगह बहुत अच्छा है। नॉर्थ इंडिया है और वेस्टर्न पार्ट है, वो जगह में ये नहीं आ सकता है। इसलिए अभी थोड़ा हमारा रिसर्च चल रहा है, संशोधन चल रहा है ये बिहार और थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि एक प्रॉब्लम क्या होता है, इस जगह पर थोड़ा लो टेम्परेचर और ठंडी हवा के वजह से वहाँ ये नारियल और सुपारी ठीक से नहीं आता है। लेकिन हम लोगों ने अभी कुछ वैरायटी डेवलप किया। एक अभी हाइब्रिड भी आ रहा है, तेराई शंकर करके, वो ड्वार्फ अरेकनट हाइब्रिड है। वो थोड़ा बहुत ये रीजन के लिए बहुत अच्छा है। वैसे अभी हमारे पास कुछ ऐसे वैरायटी है नारियल में, वो ड्राउट टॉलरेंट है, थोड़ा उसका इवन हाई टेम्परेचर में थोड़ा बहुत वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। एक कल्पर रत्ना करके है, और अभी रिसेंटली हमने 2 वैरायटी रिलीज़ किया। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अगस्त में इसको रिलीज़ किया, एक कल्प स्वर्ण करके और एक कल्प शताब्दी करके। ये भी बहुत अच्छा वैरायटी है। ये दोनों पर्पस के लिए, एक टेंडर कोकोनट या नारियल पानी के लिए भी है और कोपरा पर्पस के लिए भी है। एक तो बहुत बड़ा नारियल है ये कल्प शताब्दी करके, और ये बहुत अच्छा है ये टेंडर नट पर्पस के लिए। वैसे हमारे पास ये अभी रिसर्च चल रहा है, स्पेशली ये हाई टेम्परेचर टॉलरेंट वैरायटी डेवलप करने के लिए। एक बार ये डेवलप होने के बाद फिर हम सोच सकते हैं नॉर्थ इंडिया में भी। काफ़ी लोग अभी पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, इवन राजस्थान से भी। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, ये नारियल थ्रू आउट द ईयर हर एक महीने इसका फ्लावर आता है, फूल आता है और फल भी ये प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन टेम्परेचर नीचे ज़्यादा होने की वजह से ये सभी जगह पर अडॉप्ट नहीं होता है। इसलिए राइट नाउ ये साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा ये सूटेबल है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर रजत चौधरी जी पश्चिम बंगाल से हमारे साथ वेस्ट बंगाल से मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर। आइए उनका सवाल है। हेलो।
हाँ हेलो। रजत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? बोल रहे मैम, नारियल और सुपारी का जो खेती है ये क्या हम लोग का वेस्ट बंगाल पुरुलिया में कर सकते हैं? जी बिल्कुल। डॉक्टर बालचंद्र जी, क्या बताएंगे, वेस्ट बंगाल में नारियल और सुपारी की खेती क्या की जा सकती है? ये वेस्ट बंगाल में नारियल और इसका खेती कर सकते हैं जहाँ भी अच्छा पानी है, और दूसरा इसके लिए एक जहाँ पानी रुकना नहीं चाहिए, ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए और अच्छा पानी रहना चाहिए। ये दो अच्छी तरफ से है और थोड़ा बहुत हवामान है तो बिल्कुल इसको कर सकते हैं। जी डॉक्टर खजांची लाल जी, क्योंकि आप भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे बहुत से किसान ऐसे हैं जो कि नारियल और सुपारी से संबंधित सवाल कर रहे हैं और आप यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में दे रहे हैं जानकारी। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या किस तरीके की सिंचाई विधि जो है वो हम नारियल की खेती या सुपारी की खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पानी की भी बचत हो और इसका जो पैदावार है, बढ़वार है, वो भी अच्छी मिले? जैसे नारियल और सुपारी की खेती में भी आप टपक सिंचाई लगा सकते हैं और साथ साथ फव्वारा सिंचाई भी लगा सकते हैं। उसके उन दोनों के लिए भी इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सब्सिडी का प्रावधान है। तो किसान भाई टपक सिंचाई या फव्वारा सिंचाई इनमें लगा के सब्सिडी का नारियल और सुपारी इनमें भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप जैसे हमारे किसान अभी हमें पश्चिम बंगाल से भी जिन्होंने फ़ोन किया है और वो ये जानना चाहते थे इसके बारे में कि क्या नारियल और सुपारी की खेती वहाँ पर मुमकिन है पश्चिम बंगाल में, तो डॉक्टर बालचंद्र जी ने बताया कि हाँ वहाँ पर हो सकती है। तो क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ पश्चिम बंगाल के किसान ले पा रहे हैं? डॉक्टर खजांची लाल जी। उसके बारे में मतलब बिल्कुल ले पा रहे होंगे, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है कि बिल्कुल ले पा रहे होंगे। यदि नहीं कुछ दिक्कत है तो जिला कृषि अधिकारी या वहाँ के जो केवी के हैं कृषि विज्ञान केंद्र, उनसे मिलके आप इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूरे देश के लिए लागू है। तो उसमें वेस्ट बंगाल के लिए भी ये प्रावधान है। तो जहाँ तक है कि वेस्ट बंगाल के किसान भी इस योजना का लाभ उठा रहे होंगे। जी बिल्कुल। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल लें। हेलो हेलो। नमस्ते मैम। विपिन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? पीएम कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानना चाह रहे थे मैम कि इसमें क्या जो कृषि सिंचाई के लिए यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, मोटर पाइप वगैरह, इस योजना से क्या इनका लाभ मिल सकता है? अप्लाई करने के बाद कितनी महीनों के बाद हमें ये राशि मिल सकती है? और तीसरा सवाल ये था कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की व्यवस्था तो है लेकिन बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो क्या बिजली की व्यवस्था भी इस योजना के द्वारा हो सकती है? जी बिल्कुल। डॉक्टर खजांची लाल जी, क्या बताएंगे? जैसे आपने दूसरा पार्ट जो था आपके क्वेश्चन का, जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सोलर पैनल का भी प्रावधान है। तो इसके जहाँ जिन क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे आप सोलर पैनल लगा सकते हैं, उससे आप सब्सिडी ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपका ये था कि भी कितने दिन के बाद सब्सिडी अब आपके खाते में आ जाएंगी। जहाँ तक जैसे कि मैंने पहले बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार 55% तक लघु और सीमांत किसानों को सब्सिडी देते हैं, जबकि दूसरे किसानों के लिए ये 45% है। उसमें कुछ पार्ट हो सकता है कि आपको भी किसी सरकारी एजेंसी या जो आपके खेत पे ड्रिप या फव्वारा लगाएगा उनके साथ जमा करवाना पड़ेगा। जब आपका सारा खेत में जब पूरा सिस्टम लग जाएगा, तो जब वेरीफाई हो जाए, फिजिकल वेरीफाई हो जाएगा, तो जिला विकास अधिकारी आपके खेत में आएंगे, जो भी और या संबंधित अधिकारी आएंगे, उसके बाद सब आपसे सर्टिफिकेशन ली जाएगी, उसके बाद आपके खाते में पूरा पैसा आ जाएगा। जी, और इसी के साथ आपको एक बार हम फिर से बता दें कि अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, और इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं नारियल और सुपारी की मिश्रित खेती से संबंधित भी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपने मैसेज भेज सकते हैं या फिर ईमेल के द्वारा भी अपने प्रश्न हम तक पहुँचा सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर बालचंद्र जी का। डॉक्टर बालचंद्र जी, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे हमारे जो किसान हैं वो किस तरीके की भूमि जो है वो होनी चाहिए जब हमारे किसान नारियल और सुपारी की खेती करें। मिट्टी जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके संबंध में आपसे ज़रूर लेंगे जानकारी। हमारे अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिवाकर जी, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो 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 दिवाकर जी, आप मौजूद हैं हमारे साथ? दिवाकर सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? उनके साथ एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर बालचंद्र जी का। डॉक्टर बालचंद्र जी, जो हमारे किसान अगर नारियल और सुपारी की खेती करना चाहते हैं तो मिट्टी की व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, और जब वो इसके बीज जो है जब इसकी बुआई करते हैं तो उस दौरान कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है? नहीं, मिट्टी बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन जैसे मैंने पहले बोला, इसके लिए जब मिट्टी हम सेलेक्ट करते हैं वहाँ ये ज़्यादा पानी नहीं रुकना चाहिए। हम इसको ये सैंडी सॉइल, क्योंकि ये नारियल तो कोस्टल बेल्ट में आता है, ज़्यादा से ज़्यादातर सैंडी सॉइल होता है या लैटरेट सॉइल होता है, अलुवियल सॉइल है। ज़्यादा बहुत क्ले नहीं होना चाहिए। क्ले में क्या होता है, जहाँ क्ले ज़्यादा रहता है पानी ज़्यादा रुकता है उधर, और ड्रेनेज प्रॉपरली नहीं रहता है। यहाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ हमको थोड़ा ज़्यादा बहुत ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया, वो भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और जहाँ भी ज़्यादा पानी नहीं रुकना चाहिए, दोनों ये अरेकनट और कोकोनट है, इसके लिए जैसे मैंने पहले बोला, एक तो पानी का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और दूसरा तरफ से ये पानी रुकना नहीं चाहिए। ये दोनों हमारा डिमांड पूरी हो गए तो वो सॉइल बहुत अच्छा है, ये इजीली हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं वो जगह पर। जी, और नारियल की जब हमारे किसान बुआई करते हैं तो दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, पेड़ से पेड़ की दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, और इसके साथ और कौन कौन सी अन्य फसलें हैं नारियल के साथ जो ली जा सकती हैं आसानी से? नहीं, नारियल एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक ड्वार्फ और स्मॉल स्टेचर्ड, और दूसरा वाला टॉल होता है। ये ड्वार्फ हम जब लेते हैं उसका डिस्टेंस 7 मीटर दूरी से हम 2 प्लांट को लगा सकते हैं, और टॉल को 8 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और ये हम लोग कैसे करते हैं, मतलब पहले नर्सरी में इसको रेज करते हैं, पूरा सीड नट डाल के नर्सरी में रेज होने के बाद 1 साल होने के बाद फिर हम लोग इसको ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। और ट्रांसप्लांटिंग करने के टाइम 1 मीटर डेप्थ और 1 मीटर चौड़ाई का एक पिट बना के उसमें हम लोग पहले थोड़ा ये गोबर या FOM डालते हैं और उसके ऊपर इसको रख के फिर मिट्टी में कवर करते हैं, और पानी डालने के लिए थोड़ा बहुत बेसिन, स्मॉल बेसिन जैसे बनाते हैं। और ये करने के बाद फिर दोनों प्लांट के बीच में हम लोग अलग अलग मिश्र और क्रॉप, डिफरेंट क्रॉप्स ले सकते हैं। उसमें एक मेजर क्रॉप है और मेन क्रॉप है कोको, ये बहुत अच्छा आता है, दोनों नारियल और सुपारी के बीच में बहुत अच्छा आता है। और वैसे अलग अलग प्लांट है, ये पपाया हो सकते हैं, पाइनएप्पल हो सकते हैं, इवन स्मॉल स्टैचर्ड जैक फ्रूट भी हो सकते हैं, बनाना बहुत अच्छा आता है। अलग अलग जगह के लिए हमारे पास अलग अलग ये मिश्र क्रॉप का मॉडल्स है। साउथ इंडिया के लिए अलग, इरिगेटेड रीजन के लिए अलग, रेनफेड रीजन के लिए अलग, नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग। वैसे हमने डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम्स हमने डेवलप किया, और उसके साथ हमने
ये फार्मिंग सिस्टम और डेयरी फिशरीज ये क्रॉपिंग सिस्टम के साथ डाल दिए तो क्या फ़ायदा होता है। एक तो ये फार्मर्स का इनकम बहुत बढ़ता है और दूसरी तरफ से क्लाइमेट चेंज की तरफ से देख लिए तो सॉइल का हेल्थ भी बढ़ता है और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल अभी बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का भी अभी रूल्स ये जारी किया। और ये हमारा प्लांटेशन क्रॉप्स स्पेशली कोकोनट और अरेकनट, इसमें आगे जाके हमारा फार्मर्स लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग अभी इसका मेजरमेंट कर रहे हैं अलग अलग क्रॉपिंग सिस्टम्स में हम कैसे ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ा सकते हैं। एक तो हमारा एबव ग्राउंड प्लांट पार्ट्स में और दूसरा सॉइल में भी कैसे बढ़ा सकते हैं करके हम लोग अभी संशोधन कर रहे हैं। एक बार ये सभी होने के बाद कार्बन क्रेडिट की तरफ से हमारा फार्मर्स लोगों के लिए भी बेनिफिट हो सकते हैं। ये दोनों हम लोगों ने सुपारी के साथ भी और नारियल के साथ भी अलग अलग क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास अभी। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर राधेश्याम जी खंडवा मध्य प्रदेश से मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो। हाँ नमस्ते। राधेश्याम जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मैं सवाल मेरा ये है मैडम जी, मैं आज मेरे को खेती करते करते 25 वर्ष हो गए हैं। अपने टीवी की आवाज को पहले बिल्कुल आप बंद कर दें, फिर आप अपना प्रश्न दोहराएं। मैडम जी मैं पूछ रहा था, आवाज कम कर, टीवी का आवाज कम कर। हेलो जी। ये जो सिंचाई योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा दी जाती है जी, तो हमारे इधर तो कुछ सिंचाई है ही नहीं मैडम जी। तो हमको तो कोई लाभ मिला ही नहीं। मैं 22 साल से खेती कर रहा हूँ जी, तो मेरे को कोई लाभ आज तक मिला ही नहीं, जो कि मैं खेती ही कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं मेरे पास। ठीक है, तो आप इस योजना के बारे में अवगत तो हैं? आपको ये इसकी जानकारी तो होगी इस योजना की, जब ये योजना आई थी? ये योजना जो मैडम चल रही है मैंने सुना भी है, पर कोई ग्राम सेवक या कोई पंचायत द्वारा कोई योजना का लाभ नहीं दिया जाता। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर खजांची लाल जी, यही मैं आपसे मैंने थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि जब हम गांव में जाते हैं तो कई ग्रामीण हमसे इस तरीके के सवाल करते हैं कि हम तक अभी भी ये जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। कहाँ से जो है वो इसके बारे में पता कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पर मेरे पास अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ यूपी से भी यही प्रश्न किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ अगर पहली बार कोई किसान लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन होनी चाहिए और इन योजना में कितनी राशि जो है वो प्रदान की जाती है? देखिए वही प्रश्न आ गया जो मैंने आपसे किया था। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जैसे आपने पूछा कि भाई पहली बार यदि आपको सबसे जो इसका फ़ायदा उठाना तो कैसे उठाए जी। तो जैसे कि राधेश्याम जी ने बोला कि उन्होंने सुना है इसके बारे में, लेकिन उनके गांव में या पंचायत में कभी इस बारे में कभी जिक्र भी नहीं हुआ। तो क्या इनका कोई ऑफिस होता है या बैंक के जरिए इसके बारे में जानकारी, कहाँ से इसकी जानकारी जो है वो प्राप्त की जा सके? अगर ऑनलाइन किसी को सर्च करना नहीं आता है तो वो कहाँ फिजिकली जाके कहाँ से कर सकें? मैं इस बारे में ये बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए आप ये जो जिनकी जोत 5 हेक्टेयर तक है उनको लाभ मिलता है। और एक बार यदि आपने लाभ ले लिया तो दूसरी बार लाभ लेने के लिए आपको 7 साल के बाद ही दूसरी बार लाभ मिलेगा। और जैसे कि आपने पूछा कि भाई कितनी सब्सिडी या कितना लाभ मिलेगा, जैसे यदि टपक सिंचाई है उसमें आपके जितनी लेटरल्स की स्पेसिंग है, यदि ज़्यादा स्पेसिंग है तो कम कीमत आएगी, तो उसके हिसाब से कम लाभ मिलेगा। और यदि स्पेसिंग बहुत कम है और तो जिसमें लेटरल्स बहुत ज़्यादा लगेंगे या ड्रिपर्स बहुत ज़्यादा लगेंगे तो उसमें लागत ज़्यादा आएगी, तो सब्सिडी भी उसके हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि 55% तक लघु और सीमांत किसानों को, 45% तक उसके दूसरे किसानों के लिए है, लेकिन ये मिलता 5 हेक्टेयर तक ही है। और जैसे आपने पूछा कि कैसे हम इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं तो यही सुझाव दूंगा आपको कि हर ज़िले के अंदर एक जिला कृषि अधिकारी होता है, तो आप उनके ऑफिस में जाके या हर ज़िले के अंदर केवीके होता है, वहाँ भी जाके आप इस बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जी बिल्कुल। अगर इसके बारे में हमारे किसान अवगत फिलहाल नहीं हैं तो मुझे बताइए खजांची लाल जी कि क्या गाँव में किसी तरीके के कोई कार्यक्रम किए जाते हैं जब ये योजनाएं आती हैं सरकार की ओर से, तो किसान कई बार यही प्रश्न करते हैं कि हमने इसके बारे में सुना ज़रूर है लेकिन हम तक अभी ये योजना पहुंची नहीं है, तो क्या किसी तरीके के कार्यक्रम भी किए जाने चाहिए? कैसे इसकी जानकारी मिले हमारे किसानों को? ये कार्यक्रम करवाने का बिल्कुल प्रावधान है और जितने यदि किसी क्षेत्र में ज़्यादा किसान हैं तो उसकी वहाँ पर और ज़्यादा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल जानकारी देने के लिए इसमें इसका कार्यक्रम करवाने का प्रावधान है। तो इस तरह से ये कार्यक्रम हुए भी होंगे, जहाँ यदि नहीं हैं हुए हैं और जहाँ पे इस तरह की आप कोई स्कीम जिसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं दोबारा फिर दोहराना चाहूँगा कि जिला कृषि अधिकारी से मिलके आप इसकी पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर केशव कुमार सिंह जी दरभंगा बिहार से मौजूद हैं फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल है। हेलो मैडम। केशव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी मैडम, हमें जानकारी लेनी है, हमारे बिहार दरभंगा में क्या केला के नारियल का खेती हो सकता है? ठीक है। और उसको करने के लिए कौन कौन से तरीका अपनावे जो बेहतर मतलब हो सके? ठीक है, बिल्कुल। तो डॉक्टर बालचंद्र जी क्या बताएंगे, बिहार दरभंगा में क्या नारियल की खेती की जा सकती है? कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है? कोई अच्छी किस्म है जो आप सुनिश्चित करवा सकें इनके लिए? दरभंगा में ऑलरेडी उधर मिदनापुर और सबोर में मेरे को मालूम है उधर अच्छा नारियल आता है और ऑलरेडी हमारा एक सेंटर भी है उधर। नारियल उस जगह पर बहुत अच्छा आता है। दरभंगा का मेरे को एक उधर का क्लाइमेट का मालूम नहीं है, उधर का हवामान कैसे है करके। एक्चुअली हमने क्या देखा है बिहार में, ये सदर्न बिहार में उधर नारियल अच्छा आता है, लेकिन 3-4 महीने अप्रैल से लेके जुलाई तक थोड़ा प्रॉब्लम हो जाते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, नहीं है तो दूसरे महीने में अच्छा नारियल आता है। एक ही आपको देखना पड़ेगा ये दरभंगा में अच्छा पानी का सुविधा है क्या, देख के अच्छा पानी है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है तो मतलब नारियल हम लोग उधर कल्टीवेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर केशव कुमार सिंह जी आपके प्रश्न का उत्तर डॉक्टर बालचंद्र जी ने यहाँ पर दे दिया है। इसी के साथ डॉक्टर बालचंद्र जी आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि दक्षिण भारत में या पश्चिम भारत में जो हमारे किसान नारियल की या सुपारी की खेती करते हैं, इसके लिए बाजार का भी प्रबंधन होना बेहद ज़रूरी है। हालांकि पूरे देश में हम देखते हैं, चाहे वो भारत का पूर्वी हिस्से हों या फिर हमारा जो पंजाब हरियाणा दिल्ली के क्षेत्र हो, यहाँ पर भी जो है वो नारियल का बाजार तो है, लेकिन अगर हमें बिल्कुल ऐसा चाहिए हो नारियल की अभी पेड़ से निकला और तुरंत पहुँच जाए, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? किस तरीके की बाजार की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा मैडम। एक्चुअली मैं उसी टाइम बोलने वाला था, क्योंकि ये एक अच्छा माध्यम है हमारा ये नारियल को नॉर्थ इंडिया में पॉपुलराइज करने के लिए जी। क्योंकि हम लोग ये साउथ में इसको कल्टीवेट करते हैं, उधर ग्रो करते हैं, लेकिन कैसे इसको नॉर्दर्न रीजन में पहुंचाना चाहिए। एक तो आपको मालूम है ये नारियल पहले हम लोग सिर्फ नारियल एक तो ये कोपरा बनाने के लिए या थोड़ा बहुत तेल बनाने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमारे पास अभी 200 के अधिक प्रोडक्ट्स है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आए हैं। सो इसको हमको अलग अलग जगह पर बेचना चाहिए, लेके मार्केटिंग करना है। और एक चीज़ हमने देखा पहले कुछ साल के पहले, एक हमारा परसेप्शन या इसके बारे में सोच था नारियल तेल अच्छा नहीं है करके। अभी आई थिंक सभी लोगों को मालूम है, ये एक अभी संशोधन से हमने दिखाया है कि ये बहुत अच्छा तेल है और इनफैक्ट ऑलिव ऑयल की तुलना में ये बहुत अच्छा ऑयल है। इसलिए अभी इसके बारे में बहुत लोग इसको डिमांड करते हैं, लेकिन इसको
थोड़ा नॉर्थ इंडिया तक पहुंचाना, आपको मालूम होगा ये टेंडर कोकोनट वाटर भी हेल्थ के पॉइंट से बहुत अच्छा है, लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट करना नॉर्थ इंडिया तक बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारा अभी हम लोग इसीलिए ज़्यादा संशोधन इसके बारे में कर रहे हैं। एक तो थोड़ा बहुत नॉर्थ इंडिया, बिहार में हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इसको ज़्यादा उधर कल्टीवेट कर दिए तो फिर नॉर्थ इंडिया में लाने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे अभी गुजरात में भी बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, काफ़ी लोग अभी आगे आ रहे हैं, हमसे लाइसेंस भी किया और काफ़ी लोग ऑर्चर्ड भी उधर डेवलपमेंट कर रहे हैं। उधर से भी नॉर्थ इंडिया लेके जाने के लिए बहुत आसान हो रहा है। वैसे हमारा काफ़ी प्रोडक्ट्स है वो नॉर्थ इंडिया में कल्टीवेट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट प्रोसेसिंग नॉर्थ इंडिया में करके नॉर्थ इंडिया में इसको हम लोग और पॉपुलराइज कर सकते हैं। इस दिशा में ऐसे ये माध्यम बहुत इम्पोर्टेंट है इसको थोड़ा विस्तार करने के लिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम उत्तर भारत के नज़दीकी क्षेत्रों में अगर हम नारियल की खेती के बारे में ज़्यादा हमारे किसानों को प्रोत्साहित करें तो उत्तर भारत के लोगों के लिए काफ़ी नज़दीक हो जाएगा। चाहे पूर्वी भारत के हमारे किसान हो या गुजरात के हमारे किसान हो, अगर उन्हें ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए या वहाँ के लिए कुछ किस्में ऐसी बनाई जाएं तो उत्तर भारत के लोगों को काफ़ी लाभ मिल सकता है इससे। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मॉनिटर करने के लिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और साथ ही जानकारियां हासिल कर रहे हैं किस तरीके से नारियल और सुपारी की मिश्रित खेती आप करके लाभ ले सकते हैं। हमारे अगले फोन कॉलर जो है हमारे अगले कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो नमस्ते मैम, मेरा जी सुनील जी भोपाल मध्य प्रदेश से आप बात कर रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। मैम मेरा सवाल था सबसे, मुझे नारियल बड़े वाले फल वाले पौधे चाहिए जो बड़े साइज में फल लगे, और एमपी से बोल रहा हूँ मैं, और मेरे यहाँ संभव है उसके नाम भी बताया जाए तो। अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दें। मैम मुझे नारियल के बारे में जानना, नारियल के बारे में मुझे बड़े वाले फल जो लगते हैं ना नारियल में, वो वाले पौधे चाहिए। जी भोपाल के लिए, भोपाल मध्य प्रदेश से आप बात कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। तो डॉक्टर बालचंद्र जी क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश भोपाल से आया है फोन और वो जानना चाहते हैं कि जो बड़े वाले नारियल हैं उनकी पौध जो है वो कहाँ से मिल जाएगी, क्या मध्य प्रदेश में मुमकिन है इसकी खेती? नहीं, मध्य प्रदेश में कल्टीवेट करने के लिए मुश्किल है, नहीं तो पौधे हम लोग भी दे सकते हैं। बड़े वाले नारियल का पौधे वो सामने मांग रहे हैं, हम भी दे सकते हैं। हमारे पास मैंने जैसे बोला कल्प शताब्दी है और कुछ और जर्म प्लाज्म है, और उसमें से हम लोगों ने काफ़ी वैरायटी निकला है, उसमें बड़ा बड़ा नारियल आता है, लेकिन उधर कल्टीवेट करना अभी थोड़ा मुश्किल है। सो इसलिए पौधे मिल जाएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो है वो अभी फिलहाल के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ की जलवायु जो है वो इस प्रकार की है जो कि नारियल और नारियल की खेती के लिए जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन क्या जो हमारे मध्य प्रदेश के किसान हैं क्या वो सुपारी की खेती कर सकते हैं? नहीं, सुपारी और भी सेंसिटिव है, सुपारी वहाँ नहीं ले सकते। अभी तो सुपारी मैक्सिमम साउथ से ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक ही सीमित है, उससे ऊपर नहीं ले सकते हैं। ओनली नॉर्थ ईस्ट
ये साइड ठीक है, ईस्टर्न पार्ट, बट सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में नारियल नहीं कल्टीवेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अब डॉक्टर खजांची लाल जी, अब आपसे हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो हमारी केंद्र सरकार है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ये किस तरीके से काम करती है किसी भी योजना को लागू करने के लिए? जैसे इस योजना में ये 2 टियर सिस्टम है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों भाग लेती हैं। केंद्र सरकार में जैसे 2 तरह की समिति हैं इसमें, जिसको NSC नेशनल स्टीयरिंग कमेटी कहते हैं और जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं, और दूसरी है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसकी अध्यक्षता वाइस चेयरमैन नीति आयोग करते हैं। इसी तरह से राज्य स्तर पर भी इसके 3 टियर सिस्टम है। जैसे पहले जिसको स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी है जिसकी अध्यक्षता हमारे चीफ सेक्रेटरी करते हैं। उसके बाद इंटर गवर्नमेंट पैनल है जिसकी अध्यक्षता इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी है, उसकी अध्यक्षता प्रोडक्शन कमिश्नर एग्रीकल्चर, और उसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। तो इस तरह से ये 3 टियर सिस्टम है। तो दोनों का समन्वय चाहिए। और आपने जैसे पूछा कि भाई कैसे कैसे हम इसका प्रावधान है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो इसमें 60 और 40% का अंशदान केंद्र सरकार का होता है और 40% राज्य सरकार का। और जबकि नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन्स हैं उनमें 90% तक जो अंशदान होता है वो केंद्र सरकार का होता है, जबकि 10% राज्य सरकार का। और उसी तरह से यदि लो पेनिट्रेशन वाले एरिया हैं, जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें 100% जो अंशदान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ये प्रावधान है। जी बिल्कुल। और अंत में चलते चलते डॉक्टर बालचंद्र जी, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि नारियल की खेती करके, सुपारी की खेती करके हमारे किसान किस तरीके से अपनी आय बढ़ा सकते हैं? एक्चुअली वैसे देखिए तो मैडम, सुपारी की खेती अभी फिलहाल में मैं बता दिए तो कंपेयर टू एनी अदर क्रॉप इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल। अभी 1 हेक्टेयर में एक फार्मर देयर अर्निंग और इनकम इज एज हाई एज 8 lakhs। लेकिन वो इसकी तुलना में नारियल में इसका इनकम है अराउंड 2 lakhs। लेकिन नारियल में बहुत अभी तक हमारा वैल्यू एडिशन या मूल्यवर्धन में हम लोग जा रहे हैं सिर्फ 10% जी। अभी इसको हम लोग बढ़ा दिया फिर या क्रॉपिंग सिस्टम में चला गया, हमारा इनकम 3 से 4 गुना बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी हमने काफ़ी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डेवलप करके हमने दिखाया। सो अभी हमारा फार्मर्स फ्रेंड्स लोगों ने इसका मुनाफा भी ले रहे हैं। एक ऐसे हम लोग ने वो फूल से रस निकालते हैं, उसके लिए कल्परस या नीरा बोलते हैं, हम लोगों ने उसको बना के देखा है और फार्मर्स इनकम 6 to 8 फोल्ड बढ़ रहा है। मिनिमम एक दिन में एक पेड़ से वो लोगों ने 15,000 तक अर्न कर रहा है। और दूसरा, इसमें से काफ़ी लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी टैपर्स का डिमांड है। और तीसरा, एक्चुअली कोकोनट प्रोडक्ट्स को हम ऐसे दिखा दिए तो मैडम ये पेस्टिसाइड फ्री है और लेस फर्टिलाइजर्ड है, मोस्टली नेचुरल है। जी बिल्कुल। इस तरह से ये कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सो इनकम बढ़ाने के साथ साथ हम लोग हेल्थ बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं मैडम। बिल्कुल। तो डॉक्टर बालचंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतना समय दिया और इस विषय से संबंधित बेहद अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैडम। और डॉक्टर खजांची लाल जी, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने भी इतना अच्छा समय दिया हमें और इतनी अच्छी जानकारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में साझा की, उसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। शुक्रिया मैडम। तो आज आपने जाना कि किस तरीके से आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ ले सकते हैं और साथ ही ये भी जाना कि नारियल और सुपारी की मिश्रित खेती के क्या क्या लाभ हैं और कहां कहां इसे आसानी से किया जा सकता है। तो भाई आपको हम बता दें कि हमारे अगले कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है।
तो अगली बार हम बात करने वाले हैं पशुपालकों के लिए भारत सरकार की योजनाओं के बारे में, और इसके साथ ही जानकारियां साझा करेंगे मछली पालन से भी संबंधित। विषय के संबंध में अगर आप अपने प्रश्न पहले से हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। हमारा कॉल सेंटर नंबर आप सभी जानते हैं, एक बार फिर से आप हमारा कॉल सेंटर नंबर लिख लीजिए 1800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ भी आप अपने प्रश्न या तो लिखवा सकते हैं या फिर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अगर आप हमारे आज के इस लाइव कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं और तमाम जानकारियाँ हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहाँ जाकर आप एक बार फिर से देख सकते हैं हेलो किसान। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। Thank you.